सोचिए झारखंड का एक छोटा सा जिला जामताड़ा, आबादी कुछ लाख की होगी, पर नाम उफ, पूरे देश में जैसे साइबर क्राइम का दूसरा नाम बन गया। फिशिंग कैपिटल भी कहा जाने लगा इसे। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी की कहानी के तह तक जा रहे हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है जो बताती है कि ये सब कैसे हुआ, कैसे ये ठग काम करते थे और पुलिस ने क्या किया। चलिए देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 2008-2010 के आसपास। वो टाइम था ना जब मोबाइल फोन, इंटरनेट ये सब तेजी से फैल रहा था भारत में। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे तकनीक लोगों तक पहुंची तो उसके गलत इस्तेमाल के रास्ते भी आप कह सकते हैं खुल गए। यहीं पर जामताड़ा के कुछ युवाओं ने मतलब एक अलग ही मौका देख लिया इसमें। हाँ, उन्होंने देखा कि भाई आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। शुरुआत की इन्होंने वो, जैसा आपने कहा, बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करना। ओह हाँ, वो कॉल्स, सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ज़रा अपना कार्ड नंबर बता दीजिए। और OTP तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये बहुत कॉमन था। KYC अपडेट के नाम पर या OTP पूछकर। और देखते देखते अकाउंट साफ। लेकिन ये सिर्फ OTP या KYC वाली बात नहीं थी ना, कुछ और भी था। वो सिम स्वैपिंग, वो क्या चीज़ थी? हाँ, सिम स्वैपिंग थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल मामला था। इसमें ये स्कैमर क्या करते थे कि किसी तरह से आपके मोबाइल ऑपरेटर को बेवकूफ़ बनाते थे। अच्छा। कैसे? मतलब वो कुछ फर्जी दस्तावेज वगैरह दिखाकर आपके नाम पर आपके ही नंबर का एक नया सिम कार्ड निकलवा लेते थे। अरे बाप रे। और जैसे ही वो नया सिम एक्टिवेट होता था, आपका सिम बंद, फिर सारे कॉल्स, मैसेजेस और सबसे जरूरी बैंक के OTPs वो सब उनके पास जाने लगते थे। तो मतलब आपसे बिना पूछे? हाँ, बिना आपसे सीधे OTP पूछे वो आपके खाते तक पहुंच सकते थे। ये दिखाता है कि वो कितने अलग-अलग तरीके सोच रहे थे। कमाल की, मतलब शातिरपना था ये तो। और सोर्स ये भी बताता है कि ये अकेले नहीं थे, पूरा गैंग था इनका। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई अकेला बंदा नहीं कर रहा था, पूरी टीम थी। एक टीम का काम था सिर्फ फोन करना, लोगों को बातों में फंसाना। हाँ, वो मीठी मीठी बातें करके भरोसा जीतने वाले। सही। फिर दूसरी टीम थी जो फर्जी सिम कार्ड, फर्जी ID प्रूफ, इन सब का इंतजाम करती थी। और फिर एक तीसरी टीम होती थी। इनका काम था कि जो पैसे ठगा गया है उसे फटाफट अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना, घुमाना और फिर कैश निकाल लेना। और जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी इस सोर्स में कि इनमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, छोटे छोटे गांव से। हाँ, ये सच में चौंकाने वाला था। मतलब बच्चे जिनकी उम्र शायद 15-16 साल हो, वो गांव में बैठे बैठे लाखों का फ्रॉड कर रहे थे। पर ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब बिना कोई खास ट्रेनिंग के, बिना पढ़े लिखे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने काम बांट रखा था, ऑर्गेनाइज थे अपने तरीके से, हर किसी को पता था कि उसे क्या करना है। अच्छा। और दूसरी चीज, तकनीक की पहुंच। मोबाइल और इंटरनेट ने उन्हें एक तरह की गुमनामी दी। वो कहीं दूर बैठकर अपनी पहचान छुपाकर किसी को भी निशाना बना सकते थे। और पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल था शुरू में? बहुत मुश्किल, क्योंकि ये लोग फैले हुए थे, कोई एक जगह नहीं थे, छोटे छोटे गांव में ऑपरेट कर रहे थे। तो पुलिस के लिए इन तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती थी। तो फिर पुलिस की नींद कब टूटी? मतलब कब लगा कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क है? ये अंदाजा हुआ करीब 2015 से 2017 के बीच, जब देश भर से साइबर क्राइम की शिकायतें आने लगी। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हर जगह से। और उनकी जांच में बार बार तो तार जामताड़ा से जुड़ने लगे? हाँ बिल्कुल, कॉल डिटेल्स, मनी ट्रेल्स सब जामताड़ा की तरफ इशारा कर रहे थे। तब जाकर पुलिस ने इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया। 2019 में एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ। हाँ, सुना था उसके बारे में। काफी लोग पकड़े गए थे। जी, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे उस ऑपरेशन में। झारखंड पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर किया था। और फिर 2020 में वो नेटफ्लिक्स की सीरीज आ गई, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। उसने तो जैसे इस पूरी कहानी को एकदम लाइमलाइट में ला दिया। हाँ, उस सीरीज ने इसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा दिया। लोगों को पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो गई? मतलब पुलिस की कार्रवाई और सीरीज के बाद सब बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि सोर्स बताता है, कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ, पुलिस की सख्ती बढ़ी, निगरानी बढ़ी, तो पुराने तरीके शायद उतने असरदार नहीं रहे। अच्छा। पर ये लोग रुके नहीं, ठगी के तरीके बदल गए हैं। मतलब अब भी चल रहा है, बस स्टाइल बदल गया है। बिल्कुल। अब वो पुराने बैंक कॉल वाले फ्रॉड शायद कम हो गए हों, पर अब नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर नए नए स्कैम चल रहे हैं। जैसे कोई फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर या कोई लॉटरी का झांसा देकर। UPI ऐप्स के जरिए भी ठगी हो रही है। कभी फर्जी पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं या कैशबैक का लालच देते हैं। ओह। तो वो लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। जामताड़ा की कहानी
वो आज भी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए सबसे ज़रूरी सबक या टेकअवे क्या है? सबसे ज़रूरी और सीधी सी बात तो यही है कि भाई साइबर ठगी एकदम असली है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो अपनी पर्सनल जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, बैंक डिटेल, ये कभी भी किसी से भी फ़ोन पर या किसी अनजान लिंक पर शेयर ना करें। बिल्कुल। कोई कितना भी भरोसेमंद लगे या कहे कि मैं बैंक से हूँ, पुलिस से हूँ। नहीं, अगर कोई ऐसी सेंसिटिव जानकारी मांग रहा है तो फ़ोन काट देना ही सबसे अच्छा है। बाद में आप खुद बैंक या उस संस्था को वेरीफाई करने के लिए कॉल कर सकते हैं। सही कहा, जरा सी सावधानी और आप बच सकते हैं। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डिजिटल दुनिया फैल रही है, तो क्या अपराध के तरीके और अपराधी, क्या वो पीछे रहेंगे? वो भी तो उतने ही एडवांस होते जाएंगे ना? हाँ, ये तो एक लगातार चलने वाली दौड़ है, तकनीक और अपराध के बीच। बिल्कुल। इसलिए हमें सबको हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है।